27 मई 2016 27 मई 2016 को हरियाणा के यमुनानगर इलाके में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका प्लाईवुड का काम था, फैक्ट्री थी, योगेश बत्रा, रोज़ाना की तरह वो घर लौटते हैं, रात को सो जाते हैं। सुबह उनकी पत्नी प्रियंका उठती हैं, देखती हैं कि उनके पति जो वक्त हो चुका था उठने का उठते नहीं है। वो उनको हिलाती दुलाती हैं, आवाज़ देती हैं, लेकिन वो आँख नहीं खोलते। वो घबराती हैं, चीखती चिल्लाती हैं। फिर प्रियंका के फादर जो हैं वो डॉक्टर थे, फिर उनको बताती हैं। उसके बाद ये होता है कि योगेश बत्रा की मौत हो गई। और मौत कैसे हुई? प्रियंका के फादर, प्रियंका कहती कि ये सो रहे थे, अचानक हुआ। तो सिम्टम ऐसे ही था कि ये एक साइलेंट हार्ट अटैक था, दिल का दौरा पड़ा था बहुत ही खामोशी के साथ। और प्रियंका के फादर भी यही बात कहते हैं। चूँकि एक डॉक्टर थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद प्रियंका योगेश के घर वालों को खबर करते हैं। योगेश के माँ बाप, बाकी रिश्तेदार आते हैं। अचानक मौत हुई थी, पूरा परिवार सोगवार था। खैर, इसके बाद और चूँकि कोई शक की गुंजाइश थी नहीं। परिवार में एक डॉक्टर, और वो खुद कह रहा है कि ये एक हार्ट अटैक है। तो इस वजह से सारे रिश्तेदारों के इकट्ठा होने के बाद 28 मई 2016 को योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पूरे परिवार की मौजूदगी में, तमाम रस्म व रिवाज के साथ। न कोई पुलिस कंप्लेंट, न फिर अस्पताल जाना, न पोस्टमार्टम, कुछ नहीं। बस घर में मौत हुई, घर वालों को बताया गया, कोई इसमें शक की गुंजाइश नज़र नहीं आई। और इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार कर दिया गया। धीरे धीरे योगेश की मौत का सदमा कम होने लगा, परिवार भूलने लगा। महीना भर गुजर गया था। ये मई की बात है, 27 मई की। जून का महीना आ गया। अब चूँकि योगेश की मौत हो चुकी थी, प्रियंका विधवा हो गई थी। योगेश के माँ बाप को बड़ी फिक्र थी प्रियंका की, अपनी बहू की, क्योंकि 18 साल से वो उनकी बहू थी। 18 साल पहले शादी हुई थी प्रियंका और योगेश की। तो वो अक्सर प्रियंका के लिए बड़े चिंतित रहते, घर आना जाना रहता, उसकी खैरियत देखते जानते। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर योगेश के माँ बाप को लगा कि उनकी बहू को अपने पति के खोने का जो गम और दर्द होना चाहिए वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, उसकी रोज़मर्रा की रोटी। तो जासूसों ने कहा ठीक है, हम करते हैं। अब उनके सामने भी यही मुश्किल कि कैसे पता करें। तो कड़ी एक ही थी और वो थी प्रियंका। जासूस लग गए अपने काम पर, प्रियंका को फॉलो करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, जुलाई का महीना आ गया। 23 जुलाई 2016, योगेश बत्रा की मौत के करीब 2 महीने की बात है। प्रियंका चंडीगढ़ जाती है और चंडीगढ़ में एक पार्टी थी। उस पार्टी में खूब डांस करती है, खूब एंजॉय करती है। उसके बाद चंडीगढ़ से वो वापस यमुनानगर लौट आती है। इत्तेफाक से जो जासूस उसके पीछे लगे थे, वो जासूस भी उस पार्टी में थे। उसकी तमाम तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। वापस आकर वो योगेश के पिता को वो सारी चीज़ें सौंप देते हैं। अब योगेश के पिता को देखकर यकीन हो जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस औरत को विधवा हुए अभी 2 महीना हुआ, वो इस तरीके से पार्टी कर रही है, जाकर एंजॉय कर रही है। और साथ में उस तस्वीर में एक शख्स था जिसके वो सबसे ज़्यादा करीब थी। उसको देखकर और भी डाउट होता है। फिर वो उसके बारे में कहते हैं कि और पता करो। तो पता चलता है कि वो जो शख्स जिसके साथ पार्टी में प्रियंका थी, उसका नाम रोहित है। वो एक जिम ट्रेनर है। और फिर पता किया गया तो पता चला कि प्रियंका उसी जिम में जिम के लिए जाती थी। बीच में प्रियंका का वेट बढ़ गया था, तो अपना वज़न कम करने के लिए उसने जिम ज्वाइन किया, और उसका ट्रेनर था रोहित उसी जिम में। तो वहाँ उससे दोस्ती हुई थी और वहीं पार्टी में था। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद योगेश के पिता को लगा कि उनके बेटे के दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल फिट था, ठीक था, कभी उसकी कोई बीमारी भी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने कोई काम किया नहीं। फिर वो हरियाणा के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलने का फ़ैसला करते हैं और वो डीजीपी के पास जाते हैं और ये सारे सबूत, जो तस्वीरें हैं अपनी बहू की, सब कुछ देते हैं और बताते हैं कि मुझे डाउट है, मैं एक बुज़ुर्ग आदमी, कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ, पुलिस मदद नहीं कर रही, अगर आप ईमानदारी से जांच करवाएंगे तो सच सामने आएगा। डीजीपी साहब ने हरियाणा के उनकी इस फरियाद को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने सारे सबूत देखे
और इसके बाद करनाल के एसएसपी को कहा कि आप इसके लिए एक ख़ास टीम बनाइए, एक एसआईटी बनाइए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और उनको ये जांच की जिम्मेदारी दीजिए और पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। अब डीजीपी का ऑर्डर एसएसपी भी मना नहीं कर सकता, पुलिस को भी अब काम करना ही है। ये हमारे देश का सिस्टम है, जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो हम लोग जल्दी काम करते हैं। तो खैर, डीजीपी साहब के आदेश के बाद करनाल पुलिस ने एक एसआईटी की टीम बनाई और अब योगेश बत्रा की मौत की बड़ी खामोशी से जांच होने लगी। डिटेक्टिव एजेंसी ने जितने भी सबूत जुटाए थे वो उनके फादर ने एसआईटी की टीम को सौंप दिया। अब उन्होंने ये सारी चीज़ें ली। अब उनके सामने भी दिक्कत ये कि योगेश बत्रा की लाश नहीं, अंतिम संस्कार हो चुका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कैसे साबित करें कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई या फिर कत्ल हुआ। अब उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही डिपेंडेंट होना था। वो सारे सबूत जो ये तय करें, जो मोटिव तय करें, और मोटिव तय करें कि ये कत्ल है, हार्ट अटैक नहीं है। एसआईटी की टीम खामोशी से महीने उस काम पे लग गई। उसने सबसे पहले प्रियंका के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया, फिर सर्विलांस के ज़रिए बाकी चीज़ें। तो पता चला कि प्रियंका सबसे ज़्यादा बातचीत करती है एक जिम ट्रेनर रोहित के ज़रिए। पुलिस ने इसके बाद रोहित के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया। इसके बाद अब पुलिस ने 23 मई 2016 को, जब ये योगेश बत्रा की मौत हुई, इन दोनों के नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया कि उस रात ये लोग कहाँ कहाँ थे। जब सारी जांच शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस के सामने आई और पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, लेकिन बिना सबूत के कातिल के तौर पर कैसे पकड़ें, क्योंकि अभी तक सिर्फ कड़ियाँ जोड़ रही हैं। जांच के दौरान पुलिस ने ये देखा कि जिस रात मौत हुई थी उस रात रोहित और प्रियंका, इन दोनों की 40 बार मोबाइल पे बातचीत हुई थी। जांच में ये भी पता चला आगे चलकर कि जो मोबाइल यूज़ कर रही थी प्रियंका और रोहित, इन दोनों ने 23 मई की रात को उस मोबाइल में अपना जो ओरिजिनल सिम था उसको निकाल कर एक दूसरे के नाम पे ख़रीदा हुआ दूसरा सिम दोनों ने यूज़ किया। लेकिन IMEI नंबर और फ़ोन में अगर आप सिम डालते हैं और कहाँ से आता है आजकल टेक्नोलॉजी से वो भी पता चल जाता है। बेशक अब अपने मोबाइल में सिम निकाल कर कोई और डालें, बट वो किस फ़ोन में आपने यूज़ किया था ये भी पता चल जाता है। तो पता चला कि ख़ास 23 मई को इन लोगों ने दूसरा सिम अपने मोबाइल में डालकर उसे यूज़ किया। अब यहाँ पे शक ये है कि उस रात ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको अपना सिम बदलना पड़ा। इससे पहले का पूरा रिकॉर्ड बताता नहीं है कि कभी आपने बदला। और 40 कॉल, फिर जिम में निगरानी की गई, नज़र रखी गई, तो फिर एक कहानी आई। पता चला कि जब प्रियंका ने जिम ज्वाइन किया वेट कम करने के लिए, तो उसका ट्रेनर रोहित था। फिर दोनों में दोस्ती हुई और ये भी पता चला कि ये दोनों जिम के बाहर भी कई बार मिले, वहाँ के सबूत निकाले गए। ये भी पता चला कि यमुनानगर के बाहर भी मिले, वहाँ के भी सबूत निकाले गए। इससे इन दोनों के रिश्ते को इस्टेब्लिश कर दिया गया कि इन दोनों के बीच में इश्क है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अब ये हो गया। अब यहाँ से फिर आता है कि मोटिव, तो मोटिव ये हो सकता है कि इस रिश्ते की वजह से शायद योगेश को मारा गया, लेकिन कैसे? अब पुलिस को ये पता करना था। सबूत, चूँकि कत्ल का कोई मुकदमा भी नहीं है, पोस्टमार्टम भी नहीं, लाश भी नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस ने रोहित को उठाने का फैसला किया, क्योंकि मोबाइल कॉल डिटेल और उस रात मौत के कॉल डिटेल, और सबसे बड़ी बात है कि उस रात की लोकेशन रोहित की योगेश बत्रा के घर के पास दिखाया गया, तो लोकेशन भी मैच कर गया। रोहित को उठाने के बाद पुलिस ने अब उससे बात पूछताछ शुरू की, और पूछताछ जब शुरू की तो पुलिस की सख्ती के आगे रोहित टूट गया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वो और प्रियंका एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रियंका उसके साथ शादी करना चाहती थी, वो भी उससे शादी करना चाहता था। वो खुद कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ लोगों को पैसे लौटाने थे, और इसी बीच में योगेश बत्रा को उन दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया, जिसको लेके उसने काफ़ी धमकाया भी, प्रियंका को भी बुरा भला कहा। फिर इन्हें लगा कि जब तक योगेश बत्रा ज़िंदा है ये दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए उसको रास्ते से हटा दो। अब जिन लोगों से पैसे लेने थे उनमें से एक का ये कर्जदार था जो रोहित। ये लोग यूपी के थे, इनमें से एक था श्याम सुंदर और एक था सतीश। तो इनमें से एक को पैसे लेने थे
तो रोहित ने इनमें से एक को कहा कि तुम्हारे जो 40-50 हज़ार का कर्जदार हूँ ये तो छोड़ो, मैं तुम्हें तुम दोनों को 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम हमारा एक काम कर दो। अब सोनू जो था, सतीश उर्फ सोनू, ये करनाल में ही काम करता था एक अस्पताल में हेल्पर के तौर पर। दोनों तैयार हो गए 10 लाख रुपए की सुपारी पर। प्रियंका ने कहा कि बस तुम मेरे पति को किसी तरह से शांति दिला दो, खुद ही कह रही है। पैसे देने को वो भी तैयार हो गई। इसके बाद ये तय हुआ कि कैसे मारा जाए। तो ये हुआ कि रात को सोते हुए बेहोशी की दवा के ओवरडोज दिए जाए जिससे उसकी मौत नेचुरल लगे। अब चूंकि इसमें जो सोनू सतीश था ये करनाल के पारस अस्पताल में हेल्पर था, तो ये इसे पता था बेहोशी के इंजेक्शन और सिरिंज के बारे में। तो ये 23 तारीख डिसाइड होती है। 23 तारीख को ये 2 सिरिंज और बेहोशी के इंजेक्शन जो दवा थी वो ले लेता है। इसके बाद ये और श्याम सुंदर और रोहित ये तीनों वहाँ से निकलते हैं करनाल से। जब ये यमुनानगर के बॉर्डर पे पहुँचते हैं रेलवे फाटक के पास, तो ख़ुद प्रियंका उनके पास आती है अपने घर से निकलकर। इनोवा गाड़ी में थे ये। प्रियंका उनके साथ गाड़ी में बैठती है, यमुनानगर अपने घर आती है। घर आने के बाद इन लोगों को बाहर छोड़ देती है, वो खुद घर में जाती है, पीछे का दरवाज़ा खोलती है और कहती है जब मैं इशारा करूँगी तब अंदर आना। उसके बाद जैसे ही योगेश बत्रा सो जाता है, प्रियंका पीछे का दरवाज़ा खोलती है। ये तीनों बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं, कमरे में जाते हैं, देखते हैं योगेश बत्रा सो रहा है। अब रोहित और एक और जो श्याम सुंदर है वो पकड़ लेता है और सोनू जो है वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन नींद से उठ जाता है योगेश बत्रा और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इस झपटा झपटी में एक सिरिंज टूट जाता है, लेकिन फिर झपटा झपटी में वो भी टूट गया। तो अब ये था कि इंजेक्शन दे के मार नहीं सकते थे क्योंकि सिरिंज टूट चुका है, अब लाने का मौका नहीं है। तो बेहोशी की दवा की प्लानिंग जो है वो फेल हो गई। अब क्या करें? तब तक रोहित और बाकी लोगों ने देखा कि अब तो मामला बिगड़ गया है। उन्होंने तकिया मुंह पे रखा रोहित के, योगेश बत्रा के, और तब तक दाबे रखा उसका मुंह और नाक जब तक उसकी सांसें टूट नहीं गई। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने देखा, प्रियंका ने देखा कि अब मौत हो चुकी है। वो तीनों वापस बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। प्रियंका वापस आती है घर में, रात भर कमरे में टहलती है। सुबह जब उसके उठने का वक्त था, उस वक्त का इंतज़ार करती है। जैसे ही उसके बाद वो वक्त आता है, वो शोर मचाती है, फिर सबको फ़ोन करती है, रिश्तेदारों को, और कहती है कि देखो दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। किसी को शक होता नहीं है। प्रियंका के फादर को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी ने ही कत्ल किया है। चूँकि लेकिन वो डॉक्टर थे, तो वो बताती है कि ऐसे उनको कुछ बेचैनी सी हुई थी रात को, और ये तो उन्हें भी लगा कि हाँ ये सारे सिम्टम जो हैं उसने सारा स्टडी कर रखा था कि दिल का दौरा पड़ने के ही है, तो शायद वही हुआ। तो उन्होंने साजिश के तहत नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते आम तौर पे जो एक परसेप्शन है कि किस तरीके से दिल का दौरा पड़ता है क्या, वो उन्होंने कहा था। तो उनकी बात को सुनकर योगेश बत्रा के माँ बाप को भी कोई शक नहीं हुआ, और इसीलिए उन लोगों ने उस वक्त कोई सवाल नहीं उठाए, और इसीलिए पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन एक बाप के मन में अपने बहू के महीने भर के अंदर बदलते रवैये ने शक के बीज को बोया, और उन्हें लगा। फिर उन्होंने अपने बलबूते पर, जब पुलिस ने मदद नहीं की, जासूसों को हायर किया, सबूत जुटाए, फिर डीजीपी के पास गए। आखिर में पुलिस जांच हुई, और इस तरीके से बिना लाश के और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये केस भी इतना हल्का था क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, सिर्फ कहानियाँ थी, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो थे फ़ोन कॉल, लोकेशन। तो कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद में इन्होंने बेल एप्लीकेशन दिया और ये ज़मानत पे बाहर भी आ गए। आज 7 अक्टूबर को यमुनानगर की एक अदालत ने, लोअर कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया, और उसने अपने फ़ैसले में योगेश की पत्नी प्रियंका, उसके बॉयफ्रेंड रोहित, श्याम सुंदर और सोनू, इन चारों को लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सज़ा दी है। और कोर्ट ने उन सबूतों को माना जो पुलिस ने जुटाया। वो जो सबूत सबसे अहम साबित हुए वो थे 23 मई 2016 की रात योगेश बत्रा के घर के अंदर और बाहर रोहित का लोकेशन, मोबाइल लोकेशन, बाकी दोनों आरोपियों का लोकेशन, और बातचीत लगातार 40 कॉल प्रियंका और इन लोगों के बीच। इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने एक पक्के एविडेंस के तौर पर माना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर माना, और यही चीज़ें जो हैं ये इन चारों के ख़िलाफ़ गई, और कोर्ट ने इन चारों को
उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये तो थी कहानी कैसे बिना पोस्टमार्टम, बिना लाश, बिना FIR के एक मौत को कत्ल तक पहुंचाया गया। और अदालत ने न सिर्फ ये हुआ, ऐसे कई केस तो होते हैं, लेकिन अदालत ने सज़ा भी सुनाई और उम्र कैद की सज़ा। हालांकि अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस केस में आगे क्या करती है, क्या ऐसी फैसले को बरकरार रखती है या फिर इस मामले में गवाहों को, सबूतों को देखते हुए लगता है कि नाकाफ़ी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं हमने, लोअर कोर्ट में तो सज़ा हो गई, ऊपरी कोर्ट से बरी हो गए। तो इसके लिए लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा।